सवाल है अपने पास, फाइंड स्ट्रेस ऑन ए, फाइंड स्ट्रेस ऑन ए बी। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन याद करो। स्ट्रेस क्या होता था, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर दे रहा हूं। स्ट्रेस क्या होता था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता था, शेयर स्ट्रेस होता था, बल्क स्ट्रेस होता था। लॉन्गिट्यूडनल में दो टाइप होते थे, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव होता था। टेंसाइल कब लगता था? जब हम लोग खींचते थे, मतलब उस टाइम पे फोर्स जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर होता था, है ना। दूसरा, हम लोग शेयर की बात कर रहे थे, तो शेयर में फोर्स एंड जो एरिया है दोनों एक दूसरे पे पैरेलल होते थे। आइए उसी बात को समझते हैं हम लोग। मान लीजिए इससे रिलेटेड एक सवाल पहले देखा जाए। ये अपने पास एक रॉड है जिसपे यहां पे आपने फोर्स लगाया है। बहुत लंबा रॉड नहीं है, छोटा रॉड है, तो फोर्स का वेरिएशन कुछ खास नहीं होने वाला है। ठीक है, ये है अपने पास सेक्शन ए बी, ये है अपने पास सेक्शन ए बी, जो कि बेस से एंगल बना रहा थीटा। तो इस पे अपने को निकालना है क्या? स्ट्रेस निकालना है इस वाले सेक्शन पे, है ना। इसका एरिया है, अगर ये सर्कुलर फॉर्म में आप ले लें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा रॉड का, वो ए के बराबर है या स्मॉल ए के बराबर है। तो अपने को स्ट्रेस ऑन ए बी निकालना है। ट्राई करें इस सवाल में। सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा हम लोग और दिमाग लगाएं और देखें क्या क्या हो सकता है। ये फोर्स जो है, हम लोग ये जानते हैं कि इस फोर्स को हम लोग ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, तो ये फोर्स को यहां से लेकर ट्रांसमिट कर दिया। अब ये एंगल भी बन गया थीटा, थीटा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ और दूसरा कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ। जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो आया एफ साइन थीटा, और ये आया एफ कॉस थीटा। अब एक और बात नोटिस करो बेटा, ये ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शन यहाँ का ए ही होगा। अगर इस ट्रायंगल को देखूं, ये ट्रायंगल, तो ये है अपने पास ए बी, ये एंगल है थीटा, ये है एरिया ए। अपने को ए बी निकालना है, तो हम लोग लिखें क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू ए एरिया अपॉन ए बी लिख सकते हैं। यानी कि ए बी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आइए अब अगर हम लोग देखें यहां पे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो सिग्मा लिखें। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? फोर्स एंड एरिया परपेंडिकुलर होता है, तो फोर्स कौन सा है? एफ साइन थीटा। एरिया है अपने पास ए बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ साइन थीटा। ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो ऊपर चला गया साइन थीटा। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई बेटा? वो आई एफ अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस की बात करें, शेयर स्ट्रेस में क्या होता है? फोर्स एंड एरिया दोनों पैरेलल होते हैं, तो फोर्स और एरिया दोनों पैरेलल है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए बी। और ए बी की वैल्यू क्या है? ए साइन थीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं? शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा। ठीक है, तो चाहो तो ऊपर नीचे टू टू मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे टू अगर मल्टीप्लाई कर दो, इधर टू मल्टीप्लाई कर दो, टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा हो जाता है। यानी कि चाहो तो आप लिख सकते हो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, आ गया अपने पास कितना? एफ बाई टू ए साइन टू थीटा। तो शेयर स्ट्रेस भी निकल गया, नॉर्मल स्ट्रेस भी निकल गया। ठीक है, यही अपने से पूछा हुआ था कि इस पे स्ट्रेस कौन कौन सा है। अब चाहो तो इसका नेट भी निकाल सकते हैं अंडर रूट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम लोग निकालते हैं अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू इट्स ओन वेट, है ना। सबसे पहले बात करें कि इलोंगेशन कैसे होगा,
और तीनों केस फिर इट्स ओन वेट पे हम लोग आएंगे। मान लीजिए अपने पास एक बार मैग्नेट, बार है, मैग्नेट फिर से निकल रहा है, अपने पास एक रॉड या एक बार है मान लो, है ना, यहां पर एक वेट लगा दिया, तो ये अपने पास एक रॉड है, यहां पर एक वेट लगा दिया, ठीक है, वेट लगा दिया, तो इस पे वेट का सपोज m लिख दिया, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इसका इनिशियल लेंथ l है, यंग्स मॉडुलस कुछ y है, तो अगर आप लिखें तो इस पे फोर्स अपॉन mg, फोर्स हो जाएगा mg, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा l अपॉन l, यानी डेल्टा l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स इंटू l अपॉन ए वाई, ये हो गया इलोंगेशन। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सेम रॉड टाइप का है, यंग्स मॉडुलस भी सेम है, सेम ही रॉड है, और यहां पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो भी mg के बराबर ही है, यहां पर जो फोर्स लगा रहा हूं वो भी mg के बराबर ही है, जो फोर्स लगा रहा हूं वो mg के बराबर ही है, ठीक है, तो यहां पर अगर फोर्स इज इक्वल टू mg, इधर भी फोर्स इज इक्वल टू mg है, तो चेंज इन लेंथ इसका कितना होगा, आंसर इज सेम, आंसर इज सेम, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि दोनों, ये दोनों सेम ही है। तीसरा केस मतलब इलोंगेशन इसके लिए भी यही होगा। तीसरा केस, मान लो अपने पास एक पुली जैसा कुछ लगाया हुआ है और इसके ऊपर से रोप पास कर रहा, इसके ऊपर से ये रोप पास कर रहा, ये रोप पास कर रहा, इधर भी हम लोगों ने mg लगा दिया, इधर भी mg लगा दिया, दोनों को सेम मास दे दिया mm, ऊपर के जैसा, तो नीचे mg लग रहा, इधर भी mg लग रहा, टोटल लेंथ इसका l है, टोटल लेंथ l है, तो अगर आप इसे सीधा करो तो ये और ये इमेज भी सेम है, दोनों इमेज सेम है, यहां पर भी आप इसे सीधा कर दो तो फोर्स जो लग रहा बाहर की तरफ या खींचने वाला जो फोर्स लग रहा है वो mg ही है। यंग्स मॉडुलस y दिया हुआ अपने पास, लेंथ की वैल्यू l दी गई है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा एल निकाल सकते हैं, तो डेल्टा एल तीनों के केस में सेम ही होगा, डेल्टा एल तीनों के केस में सेम ही होगा। देख बेटा, अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि डेल्टा एल या इलोंगेशन अगर हम लोगों को लिखना है तो क्या था, फोर्स अपॉन एरिया इंटू इंटू लेंथ अपॉन, ठीक है, ये हम लोग अभी अभी लिखे थे, कहां से लिखे थे सर, वापस से बता रहा हूं, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल अपॉन एल, तो एल ऊपर चला गया था, ये नीचे आ गया था। अच्छा, अब बोल रहा है ड्यू टू ओन वेट, चलो देख, चलो, तो मान लो अपने पास एक बार मैग्नेट, एक रॉड का बार है, एक बार है या एक रॉड है, तो सपोज हम लोग एक रॉड ले लेते हैं या बार ले लेते हैं, ठीक है, अभी इसका मास है, मास पर यूनिट लेंथ भी होगा, ठीक है, मास है, लेंथ है, यंग्स मॉडुलस है, एरिया है। अब अपने को पता है इसका पूरा का पूरा मास जो है बेटा वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो ये पूरा मास यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसा रिप्रेजेंट करके बेटा, ये पूरा का पूरा एक मास किसी एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका एग्जैक्टली सेम मास हो कैपिटल एम के बराबर, और ये रॉड, ये रॉड कैसा रहे, मासलेस रहे, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कैपिटल mg आ गया, तो डेल्टा L अगर इस केस के लिए निकाले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी अपॉन एरिया इंटू वाई, और L के जगह पे क्या लिख सकते हैं, L/2, तो ये आ गया क्या, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अब m को क्या लिख सकते हैं बेटा, मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये लिख सकते हैं, तो पुट कर दो उसको, देखो क्या चेंज आ रहा है अपने पास, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एल इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू ए इंटू कैपिटल वाई यंग्स मॉडुलस, ए कट गया, तो डेल्टा एल की दूसरी वैल्यू कितनी आई बेटा, उसकी दूसरी वैल्यू आई डेंसिटी इंटू जी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y के बराबर, ठीक है, तो ये क्या आया, इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट के बराबर।
इसी में अगला बात करते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन का। इसी का अगला बात करते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन का। देखो क्या है थर्मल स्ट्रेन का। देखो बेटा, हम लोगों ने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक होता है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है ना। जो ब्रिजेस होते हैं वहां पर भी थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। तो कोई भी मटेरियल को जब आप हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। जब भी आप किसी मटेरियल को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है वो एक्सपैंड होता है। मान लीजिए यहां पर अपने पास एक रॉड है जिसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ दिया हुआ होगा, है ना। इसका लेंथ एल है। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये एल फाइनल हो गया, ये एल इनिशियल था। अगर लेंथ इंक्रीज हुआ है मतलब चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन है, मतलब यहां पे थर्मल स्ट्रेन आया है। थर्मल स्ट्रेन आया है। तो ये थर्मल स्ट्रेन किसके बराबर होगा? ये जो थर्मल स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल है, ये बराबर होता है अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी इज राइज इन टेम्परेचर, है ना। डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज एंड अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन बोला जाता है। तो डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज एंड अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, स्ट्रेन तो आ गया, चाहो तो डेल्टा एल वगैरह भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। बट एक बात हमेशा याद रखना बेटा, यहां पर हम लोगों ने इसे क्या कर दिया है, इसे कहीं से आपने फिक्स नहीं करा है, ये एक्सपैंड हुआ है। तो क्या थर्मल स्ट्रेस है क्या इस केस में? आंसर इज नो। जब आप इसमें एक्सपेंशन, कितनी खतरनाक बात है कि थर्मल स्ट्रेन है फिर भी स्ट्रेस नहीं है। यहां पर जो एक्सपैंड हुआ है वो मटेरियल के प्रॉपर्टी के कारण हुआ है। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर गए हैं, मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन थोड़ा बढ़ा है, तो इलोंगेट हुआ है। कोई खिंचाव नहीं आया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, इंटरनल फोर्स आया है। कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने इस पे अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या था? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पे कोई रीस्टोरिंग फोर्स भी नहीं लगा है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था। तो थर्मल स्ट्रेस कितना हुआ इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन? इन फ्री एक्सपेंशन, इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल थर्मल स्ट्रेन दिया हुआ है बट थर्मल स्ट्रेस कितना है? 0 के बराबर है। तो इस बात को याद रखिएगा कि फ्री एक्सपेंशन के केस में, मतलब जो रॉड है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी रखा हुआ है, तो थर्मल एक्सपेंशन या फ्री एक्सपेंशन के केस में थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। लेकिन थर्मल स्ट्रेन है, ठीक है। अब मान लो यही कुछ हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले यहां से कॉपी करिए, फिर हम लोग इसको चेंज चेंज करके देखते हैं कि थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप हो जाएगा। चलो बेटा, हम लोग ने देखा कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है, बट ये एक्सपैंड कर रहा है तो थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाती है? थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एल बाई एल को हम लोगों ने अल्फा डेल्टा टी लिखा था, जहां पे अल्फा था लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, डेल्टा टी था राइज इन टेम्परेचर। अब मान लो यहां पर हमारे पास बार मैग्नेट बार है, इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ठीक है। इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया। क्यों? जो हम लोगों ने स्टार्टिंग क्लास का बात किया था, क्लास के स्टार्टिंग में बात किया था कि जो रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप दिया जाता है वो क्यों होता है, उसी बात को हम लोग थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। मान लीजिए इस रॉड को आपने फिक्स कर दिया और इसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा? इसका अभी एक्सपेंशन या इसका टेंडेंसी क्या है
कि ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, इसका टेंडेंसी तो यही है कि ये एक्सपैंड करेगा, बट हो क्या रहा है, क्या ये बढ़ पा रहा, नहीं। यानी कि ये जो अपने पास फिक्स है, ये पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, सो दैट ये पीछे की तरफ इस पे या फिर इस रॉड को कंप्रेस करेगा, मतलब इसको एक्सपैंड नहीं करने देगा, कंप्रेस कर रहा होगा ये जो वॉल है अपने पास। यानी कि अभी इस पे क्या लग रहा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा होगा, अब इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस। अब इस पे कंप्रेसिव मतलब जब रॉड को आपने फिक्स किया तब जाकर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगना स्टार्ट करा। और इस स्ट्रेस को आप कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। यानी इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। ये दोनों एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं मान लो तीसरे केस में हम लोगों ने टेम्परेचर को इस बार कम कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, इसका टेंडेंसी होगा कॉन्ट्रैक्ट करने का, अपने लेंथ को कम करना चाहेगा, बट वॉल क्या करेगा, इसको खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा। यानी कि अभी देखो बेटा, तो सरफेस पे कैसा फोर्स लग रहा, खींचने वाला फोर्स लग रहा, यानी टेंसाइल वाला फोर्स लग रहा। यानी इस केस में जो स्ट्रेस लगेगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस की वैल्यू फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, वही फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स थर्मल स्ट्रेन के बराबर लिख सकते हैं। यानी थर्मल स्ट्रेस कब लगेगा, फ्री एक्सपेंशन में लगेगा क्या, आंसर इज नो। बट कब लगेगा, जब आप उसको फिक्स कर देंगे तब लगेगा। ठीक है, इस सवाल में अपने से बोल रहा, इफ द टेम्परेचर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर है ना, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है अपने पास, लेंथ की वैल्यू हम लोग देखें तो लेंथ की वैल्यू एल की वैल्यू 2 मीटर के बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंथ की वैल्यू थी 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁴। अच्छा, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डेल्टा टी की वैल्यू 80 डिग्री आ गई, है ना। फोर्स अपने को बोला है यंग्स मॉडुलस अल्फा, सब दे दिया है, तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी। सारे वैल्यूज को बस रख दो अपने पास, अपना आंसर आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 10⁻10, अल्फा की वैल्यू 10⁻−6, डेल्टा टी की वैल्यू 80, एंड इसका वैल्यू 10⁻⁻4, एरिया का सब कुछ खत्म हो जाएगा, 80 न्यूटन बच जाएगा। तो फाइनल आंसर फोर्स इज इक्वल टू 80 न्यूटन आ जाएगा, वही हो जाएगा अपना आंसर। ये सवाल भी करो बेटा, ये सवाल भी आप कर सकते हैं, तो इसको भी करो। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व दिया है अपने पास, यंग्स मॉडुलस पूछा है, कल बताया था लास्ट क्लास में कि यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम लोग, स्लोप से निकालते हैं। तो ट्राई करिए, बहुत ही आसान सवाल आपसे बन जाएगा, कोशिश करें। देख बेटा, जिनका नहीं आया देख लो, अपने पास यंग्स मॉडुलस को हम लोग क्या लिख सकते थे जब स्लोप के फॉर्म में, तो टेन थीटा लिख सकते थे, बस कहानी यहीं से खत्म। यंग्स मॉडुलस ऑफ ए बाई बी का रेशियो पूछा है ना, हाँ चलो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 के बराबर। वाई बी कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1030 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दो, तो वाई ए बाई वाई बी, यंग्स मॉडुलस को कैपिटल वाई से डिनोट कर देते हैं हम लोग, दिस इक्वल टू, ये आ गया 3, आंसर आ गया अपने पास सेकंड, खत्म कहानी। ये दोनों सवाल भी करो, अभी अभी क्लास का स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। जो सेकंड वाला अगर सवाल करते हैं, सेकंड वाला सवाल करते हैं, तो दोनों में क्या बोल रहा है, एरिया ए ही है, इलोंगेशन कितना होगा, लेंथ ऑफ द वायर सेम था, है ना। तो याद करो हम लोगों ने 3 केस लिया था, जिसमें यहाँ पर भी खींच रहे थे, यहाँ पर भी खींच रहे थे, और सेम अगर यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, कितना mg के बराबर, तो इलोंगेशन कितना था, दोनों केस में बराबर था, याद है क्या, याद है, ठीक है। तो सेकंड वाले का दोनों का इलोंगेशन सेम हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन। अब यहां पर क्या बोला है अपने पास, सस्पेंडेड, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल, वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फिक्स्ड सपोर्ट, यंग्स मॉडुलस, देन इलोंगेशन। अब इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का फॉर्म याद करो, अभी अभी बताया था, उसी पे बेस्ड है, ट्राई करिए, बिल्कुल एग्जाम
सेम बताया हुआ है। आप जिनका नहीं आया देख लो, क्या लिखे थे हम लोग, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल इलोंगेशन, और लेंथ यहाँ पर कितनी आ गई थी, L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। ठीक है, तो फोर्स की जगह पे क्या है, वेट है, mg हम लोग लिखे थे वहां पर, यहाँ वेट है। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आई, वेट इंटू L/2। ठीक है, वेट इंटू L/2 डिवाइडेड बाई अपने पास कितना आ गया, a इंटू यंग्स मॉडुलस। तो अपना आया सेकेंड ऑप्शन। करे क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मान लीजिए अपने पास एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इस पे हम लोगों ने फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स हम लोग लगाते हैं टेंशन भी उतना ही डेवलप होता है। ठीक है, तो इसको चलो मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ, मान लो यहाँ से फिक्स कर देता हूँ। तो फोर्स जितना लगाया उतना ही टेंशन डेवलप हुआ। इसमें इलोंगेशन भी होगा, ए यंग्स मॉडुलस सब दिया हुआ है अपने पास, इसका लेंथ भी एल है। मान लो किसी टाइम पे इसका इलोंगेशन, किसी भी टाइम पे इसका इलोंगेशन एक्स था, है ना। तो मान लो ये किसी भी टाइम पे इलोंगेट हुआ है एक्स, इलोंगेशन एक्स है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा बेटा, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम लोग, इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू एक्स अपॉन एल के बराबर लिखेंगे। यहां से फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ए इंटू वाई अपॉन एल इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये आ गया फोर्स। मान लो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो अपना रॉड है वो dx से फर्दर आगे बढ़ा है, dx एलिमेंट। तो इस dx एलिमेंट पे लगाया गया वर्क कितना होगा, dw इज इक्वल टू फोर्स dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dw का इंटीग्रेशन आ गया w, फोर्स की वैल्यू क्या आई बेटा, ए वाई बाई एल इंटू एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक, जीरो से लेकर डेल्टा एल तक ही उसको इंटीग्रेट करना है अपने को। ये आया w इज इक्वल टू ए वाई बाई एल, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर डेल्टा एल तक, टोटल इलोंगेशन अगर डेल्टा एल है। तो वर्कडन कितना आया बेटा, वर्कडन कितना आया, ये आया अपने पास ए वाई बाई एल, हाफ बाहर रख देते हैं, इनटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर, डेल्टा एल का होल स्क्वायर। जरा आराम से समझो, हम लोग अगर फोर्स को लिखें बेटा, फोर्स को लिखें तो क्या लिख सकते हैं आप, ए इंटू वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, यही लिखते हैं ना फोर्स को। यहां पर भी क्या है, डेल्टा एल का स्क्वायर, यानी डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। तो इसको और क्या लिख सकते हैं आप बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ए वाई बाई एल डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, फोर्स के बराबर, यानी वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल के बराबर, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल के बराबर। मतलब वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन, हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन, हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन। क्या, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वर्क इज इक्वल टू अपने पास आया क्या, हाफ, मैं लिखता हूं फोर्स बाई एरिया इंटू एरिया, और डेल्टा एल बाई एल इंटू एल। ठीक है, तो देख बेटा, फोर्स बाई एरिया क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, डेल्टा एल बाई एल क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, और ए इंटू एल क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक और बात आप बेटा नोटिस कर सकते हैं कि आपने मान लो यहां से यहां तक इलोंगेट हुआ था, और या फिर यहां से यहां तक टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल था। आपने जो वर्क किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट,
ये कितना हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, ये हुआ फोर्स इनटू डेल्टा एल के बराबर। और जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ, जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ, स्टोर्ड एनर्जी वो किसके बराबर हुआ, या पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हुआ है यहां पर, वो कितना आया, हाफ इंटू एफ इंटू एल। यानी आधा एनर्जी कहां गया, तो आधा एनर्जी किस फॉर्म में गया, हीट लॉस्ट के फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है, फोर्स इंटू डेल्टा एल। एनर्जी स्टोर्ड कितना है, हाफ फोर्स इंटू डेल्टा एल। हीट लॉस्ट कितना हुआ, आधा, हाफ डेल्टा एल, हाफ एफ डेल्टा एल के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हुआ बेटा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब यहां पर एक और चीजें चेंज होती रहेंगी, उस बात को समझें कि कई बार आपको क्या बोला जाएगा, सेम एक्सप्रेशन में क्या बोल दिया जाएगा कि बेटा स्ट्रेस को आप क्या लिख सकते हैं, गामा टाइम ऑफ स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो वहां से भी चेंज हो सकता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म है किसका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट बेटा, अगर हम लोग फोर्स कांस्टेंट की बात करें या मटेरियल कांस्टेंट की बात करें, फोर्स कांस्टेंट, तो ये मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं। फोर्स कांस्टेंट के को हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे होता है फोर्स कांस्टेंट, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल बाई एल। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू ए इंटू वाई अपॉन एल डेल्टा एल। यही है अपने पास क्या, फोर्स कांस्टेंट। तो एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा एल, ये है अपने पास क्या, फोर्स कांस्टेंट, जिसपे हम लोग बात थोड़ा सा किए थे ऑलरेडी, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइजन रेशियो की। पॉइजन रेशियो, पॉइजन्स पॉइजन्स रेशियो। अच्छा, देखो क्या होता है बेटा, पॉइजन्स रेशियो की बात करते हैं हम लोग। तो एक अगर बार मैग्नेट, एक रॉड है सपोज अपने पास, या एक बार है, इसको आप खींचते हैं, इसको आप खींचते हैं, इसको आप इलोंगेट करते हैं, तो इलोंगेट होकर कितना हो जाता है, ये लंबा इलोंगेट हो गया। ठीक है, इलोंगेट हुआ। तो इसके दो चीजें चेंज हुई हैं बेटा, क्या क्या चेंज हुआ, इसका लेंथ जो इनिशियल था, एल इनिशियल, वो लेंथ फाइनल हो कुछ इंक्रीज हुआ है, बट रेडियस जो इसका इनिशियल था आर आई, अब वो डिक्रीज होकर कुछ आर एफ बन गया है। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है बेटा, लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन का रेशियो है। यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या है अपने पास, माइनस, देख बेटा रेडियस डिक्रीज हुआ है तो माइनस डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। ये है अपने पास क्या, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो क्या है, ये है रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कई बार बेटा अपने से रिलेशन पूछा जाता है, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, पहला रिलेशन, 3 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस, 1 - 2 टाइम्स पॉइजन रेशियो, एक रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन डायरेक्टली कई बार आपसे पूछा जाता है। दूसरा रिलेशन, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी याद कर लो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कब यूज करते हैं हम लोग, जब शेयर मॉडुलस की बात करते हैं, है ना। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 + पॉइजन रेशियो, 1 + पॉइजन रेशियो। ये दो रिलेशन कभी कभी न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास यूज हो जाते हैं। तो पहला रिलेशन क्या है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 बल्क मॉडुलस प्लस 3 बल्क मॉडुलस प्लस 3 बल्क मॉडुलस ब्रैकेट में 1 - 2 पॉइजन रेशियो डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बोल रहे हैं यहाँ। सेकेंड रिलेशन अपने पास क्या है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 + पॉइजन रेशियो। तो ये दो रिलेशन कई बार छोटे छोटे सवाल में पूछ लिए जाते हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट,
समझते हैं बेटा क्या क्या होता है और क्यों है ये। मान लो आपको घर से बोला गया कि जाओ मार्केट से एक कटोरा लेकर आओ। आपने बोला मैं अपने दोस्त के यहाँ जहाँ पे कटोरा बनता है मैं वहां जाता हूँ। तो ये मेकिंग प्रोसेस है। देख बेटा क्या होता है, यहाँ पर नीचे एक सेम फ्रेम का ऑब्जेक्ट रखा होता है जो एग्जैक्टली सेम शेप का होता है जैसा आपको चाहिए। ऊपर से ये हैमर होता है जो कि ब्लो करता है। और यहाँ पर आपने प्लेट रख दिया जिस प्लेट का आपको कटोरा या फिर जो भी वेसल्स बनाना है वो है। तो ये हैमर करा, जैसे ही हैमर करा तो इस पे स्ट्रेस लगा, स्ट्रेस लगने के कारण इस पे इलोंगेशन हुआ, ये इस कटोरे का शेप ले लिया, है ना। उसके बाद ये रिमूव कर दिया गया, आपको दे दिया गया। बट जैसे आप आधे रास्ते पहुंचे आपने देखा क्या कि ये अपने पुराने शेप को वापस आ रहा। पुराना कौन सा था ये पहले, कैसा था ये, पहला ये प्लेट के फॉर्म में था, तो ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आपने बोला ये तो गलत हो गया, आप घर पे पिटाई पड़ेगी। आप जल्दी जल्दी घर पहुंचे, तब तक ये ऑलमोस्ट प्लेट बन चुका था, कुछ टाइम बाद तो प्रॉपर प्लेट ही बन गया। तो आपकी मम्मी तो बहुत खुश होगी, शाबाशी देंगी आपको, है ना। ऐसा होगा क्या, नहीं ना। तो क्या हुआ बेटा, और ऐसा क्यों आया है, ऐसा क्यों हुआ, इसी बात को हम लोग समझते हैं। ये हुआ है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का। देखो अपने को पता था क्या कि ऑब्जेक्ट कई बार क्या करता है, अपने पुराने शेप को रीगेन करने में कुछ टाइम लेता है ना। जिसमें हम लोगों ने ये बात भी पढ़ा था, जब वो इलास्टिक लिमिट के अंदर हो तो वो अपने पुराने शेप को लेने में कुछ टाइम लगाता है ना। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में ये वही केस है। क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट पे आपने स्ट्रेस डाला और फिर धीरे 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 जैसे ही आपने स्ट्रेस को हटा दिया ये अपने पुराने शेप को वापस आ रहा। तो ये इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसका मतलब क्या है बेटा, समझते हैं इसका मतलब क्या है। और इसका डेफिनेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सम मटेरियल टेक्स टाइम, some material takes time to regain its some material takes time to regain its shape, some material takes time to regain its shape, some material takes time to regain its shape even after even after removing removing stress. this is known as this is known as क्या, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इफेक्ट, ठीक है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। एंड द टाइम इज एंड द टाइम टेकन इज नोन एज एंड द टाइम टेकन इज नोन एज टाइम टेकन इज known as known as elastic relaxation time, elastic relaxation, elastic relaxation time, ठीक है। ये है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट तो हम लोग पढ़ चुके ना, तो इलास्टिक फटीग लिखते हैं, इलास्टिक फटीग। अच्छा देखो बेटा इलास्टिक फटीग क्या कहता है समझो, फिर इसका डेफिनेशन खुद ब खुद लिख लेंगे। आपने देखा होगा बेटा कोई भी वायर को आप तोड़ते हैं तो पहले क्या उसे नीचे फोल्ड करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हम लोग बहुत बार फोल्ड करते हैं, फिर वो टूट जाता है ना, वही है फटीग। देखो क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने रॉड को या वायर को ऐसे फोल्ड करा, वायर को ऐसे फोल्ड करा, फिर से वायर को ऐसे फोल्ड करा, ठीक है, और ऐसा रिपीटेड बार बार कर रहे हैं आप, बार बार कर रहे हैं। तो देखो हुआ क्या, अब सबसे पहले अगर ऊपर वाले पार्ट में देखो तो ये पार्ट का लेंथ इंक्रीज हुआ है, यानी ये टेंसाइल में है और ये कंप्रेसिव में है। फिर आपने जैसे ही मोड़ दिया तो ये पार्ट अभी कंप्रेसिव में आ गया और नीचे वाला पार्ट टेंसाइल में आया। यानी कि क्या हो रहा है बेटा, यानी कि क्या हो रहा है
कि जो अपना ऑब्जेक्ट है उस पे आप अल्टरनेटिव स्ट्रेस बार बार लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ऑब्जेक्ट अपना फेल हो जाता है या ऑब्जेक्ट का फेलियर हो जाता है। इसी को हम लोग इलास्टिक फटीग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन को अगर लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या फिर इलास्टिक बॉडी लिख देते हैं, ड्यू टू विच इट बिकम, which it becomes, due to which it becomes weak, weak, weak after applying, after applying repeated, after applying repeated, after applying repeated, repeated alternative, repetitive, repetitive alternative stress on the body, body for some duration, for some duration. ठीक है, so it's a property of elastic body due to which it becomes weak or sometime even it fails after applying repetitive alternative stress, मतलब पहले compressive फिर tensile stress on a body for some duration और for some time period। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वीक हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलास्टिक फटीग बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या होता है, तो इसको पहले समझने के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनाते हैं। मान लो रिपीटेड स्ट्रेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, रिपीटेड स्ट्रेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, आओ, ठीक, तो ऊपर का जो कर्व अपने को दिख रहा है वो है लोडिंग का कर्व, तो इसको मैं लिख देता हूं ओ ए बी और सी। तो ऊपर का जो कर्व है वो है लोडिंग का, लोडिंग का मतलब आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, और नीचे वाला अनलोडिंग का, अनलोडिंग का। तो देखो क्या हो रहा है ना, आप जब बिकॉज ऑफ इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि आपने स्ट्रेस को जीरो कर दिया था और स्ट्रेन धीरे 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 जीरो हुआ था। मतलब लोडिंग के टाइम पे देखो बेटा, लोडिंग के टाइम पे स्ट्रेस आपने अप्लाई किया यहां पर और स्ट्रेन था। जब अनलोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है, तो सेम स्ट्रेस पे स्ट्रेन ज्यादा है, सेम स्ट्रेस पे स्ट्रेन ज्यादा है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, स्ट्रेन लैग कर रहा है ना, स्ट्रेन लैग कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक हिस्टैरिसीस। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ, एज अ consequence of elastic, elastic after effect, as a consequence of elastic after effect, the strain in a body, strain in a body, body lags behind, lags behind stress, lags behind stress applied, applied to the body, to the body. This lagging of, to the body during, during
रैपिड लोडिंग एंड अनलोडिंग भी लिख ही देते हैं, ड्यूरिंग रैपिड लोडिंग एंड अनलोडिंग, एंड अनलोडिंग, this lagging of this lagging of strain with stress, this lagging of strain with stress is known as elastic hysteresis. Hysteresis is known as elastic hysteresis. अच्छा, ठीक है। अगर एरिया अंडर कर्व देखा जाए बेटा, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन का अगर कर्व हो तो एरिया अंडर कर्व क्या देता है, एनर्जी। अब देखो, एनर्जी इन लोडिंग ज्यादा है और एनर्जी इन अनलोडिंग कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्शन दिखा रहा अपने पास, ये जो पोर्शन दिख रहा अपने को, ये जो पोर्शन दिख रहा है अपने को, ये पोर्शन में क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है। तो एरिया इनक्लोज्ड, एरिया अंडर इट क्या रिप्रेजेंट कर रहा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। मतलब इसको यूज हम लोग शॉक एब्जॉर्बर, सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं शॉक एब्जॉर्बर के लिए। यानी कि मान लो अपने पास दो है स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व, एक में एरिया बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है, और दूसरे में एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है। तो हमारे लिए सवाल में ये पूछा जाता है कौन सा अच्छा शॉक एब्जॉर्बर है, कौन सा बुरा शॉक एब्जॉर्बर है। तो जिसका एरिया ज्यादा वो ज्यादा अच्छा क्या है, गुड शॉक एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर, और ये है बैड शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है। तो अपने पास जो गाड़ियों का शॉक एब्जॉर्बर है, मान लो क्या हुआ, एनर्जी उसने जितना उसको मिला था, मतलब जैसे ही क्या आया अपने पास, बम्पर वगैरह आया, तो जैसे ही क्या हुआ, ब्रेकर्स वगैरह जो आते हैं, तो उसका क्या होगा, स्प्रिंग क्या कंप्रेस हुआ होगा, है ना, या फिर उसके जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो क्या होंगे, वो उस टाइम पे एरिया अंडर कर्व होगा या कुछ कंप्रेस होगा, वो अपना एनर्जी, फिर वो जब एनर्जी रिलीज करेगा, तो अगर वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देता, अगर वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देता, तो क्या होता, पूरा का पूरा एनर्जी आपके बॉडी पे मिल जाता, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो क्या करता है वो, अपना वो एनर्जी धीरे धीरे, कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है और धीरे 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 वो एनर्जी को देता है। तो जितना ज्यादा अच्छा एरिया, उतना अच्छा शॉक एब्जॉर्बर होगा।